अजीज दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, गुड आफ्टरनून। प्रोग्राम आरिफ की भाषा के चौथे हिस्से में हमारा हिंद न्यू दिल्ली टाइम्स की तरफ से आप सबका स्वागत है। आज मैंने मौजू चुना है पाकिस्तान फौज और उसके कारनामे। वैसे तो मैं पाकिस्तान फौज के बारे में बताता ही रहता हूं आपको, लेकिन कुछ दो तीन चीजें ऐसी हुई हैं जो आजकल वापस मौजू गुफ्तगू पाकिस्तान फौज और उसके कारोबार हैं। आसिम बाजवा, जनरल रिटायर्ड, ये आपके सामने है पे स्केल पाकिस्तान आर्मी का। उसमें हाईएस्ट जो है तनख्वाह, सैलरी, पगार 192,000 है। अब आप खुद बताएं कि एक आदमी 192,000 हाईएस्ट सैलरी पैकेज लेता है, उसके बच्चे यूरोप अमेरिका में पढ़ते हैं। हमारे बच्चे, हम यहां रहते हैं तो पढ़ते हैं ना यूरोप अमेरिका में। मेरी बेटी जैसे यहां पे यूनिवर्सिटी में जाती है, साल का कम से कम 40-50 हजार पाउंड का खर्चा है। यहां हम रहते हैं तो ये भाई साहब वहां पे 1,92,000 तनख्वाह, 1,92,000 तनख्वाह का मतलब है कि ये 1,000 पाउंड भी नहीं बनते महीने के। और इनके 2-3 बच्चे, जैसे गफूर के 3 बच्चे यहां पढ़ते हैं। ये पैसा कहां से आता है? पाकिस्तान मिलिट्री इनकॉर्पोरेट, ये किताब लिखी थी आयशा सिद्दीका साहिबा ने, और उनके कई उस पर रिसर्च डॉक्यूमेंट्स आपको मिल जाएंगे गूगल पे। उन्होंने उस पर तफसील से बताया कि किस तरह मिलिट्री कारोबार करती है हमारी। कल आयशा साहिबा ने आसिम बाजवा के बारे में ये ट्वीट की कि वो आसिम बाजवा एक खाते पीते घराने के हैं, और फिर भी आर्मी में हायर रैंक के ऑफिसर्स तो मिलियनर आराम से हो जाते हैं। फिर वो ट्वीट गायब हो गई है। लेकिन मकसद बताने का ये है कि ये मिलिट्री के जो हाई रैंकिंग ऑफिसर्स हैं वो कैसे इतने अरबपति और बिलियनर हो जाते हैं। क्या वजह है कि ये इतनी मामूली तनख्वाह वाले, जिनके घर आप देखें तो महलात में रहते हैं, जिनका लाइफ स्टाइल आप देखें तो ये रोज का 1,92,000 इनका खर्चा होता है। खाली इनकी सिक्योरिटी पर जितना मामूर होता है वो अलग है। ये परफॉर्मेंस इनकी क्या है, काम क्या है। आप आसिम बाजवा की मिसाल ले लें तो वो इस वक्त सीपैक के चेयरमैन हैं। सीपैक इज ए हेल ऑफ ए प्रोजेक्ट, क्योंकि खाली सीपैक का नहीं है वो 40-42 बिलियन डॉलर। इसके अटैचमेंट में ये डैम बन रहा है, और यहां पे ये एयरपोर्ट बन रहा है, और यहां पे ये पोर्ट बन रही है, और ये अलग चीजें हैं। इसका सारा चेयरमैन, अंदाजा कर सकते हैं कि कितना वो इसका पैसा होगा इसमें। ये ISPR को, वो पॉलिटिकल गवर्नमेंट जो है, सिविलियन गवर्नमेंट, क्योंकि असल स्पोक्स पर्सन जो है वो तो ISPR है मिलिट्री का। वो पाकिस्तान में तो हर चीज मिलिट्री करती है, लेकिन पॉलिटिकल जो है वो भी आसिम बाजवा को बनाया है, स्पेशल असिस्टेंट टू प्राइम मिनिस्टर। और चूंकि कुछ पाकिस्तान में थोड़े बहुत तो कानून रह गए हैं ना, तो ऐसे को कानून के चक्कर में इनको ये सबके एसेट्स जो इन्होंने डिक्लेयर किए हैं वो वेबसाइट पे डालने पड़े। मैं ज्यादा लोगों के तो मैं नहीं जाऊंगा, जो सिविलियंस हैं उनके, जो फॉरेन नेशनल हैं, फॉरेन नेशनल हैं, अमेरिका के नेशनल पाकिस्तानी, जिनका ऑथ है ना, जो अमेरिकन नेशनलिटी लेते वक्त, वो इस वक्त आपको गूगल पे वायरल है। कि उस ऑथ में साफ लिखा है कि मैं अमेरिका के अलावा किसी और मुल्क का वफादार नहीं रहूंगा। ऐसे 7 हैं इमरान खान की स्पेशल असिस्टेंट। मिनिस्टर्स तो अलग, फैसल वावड़ा वगैरह सबके पास नेशनलिटियां, फॉरेन एकामे, परमानेंट रेसिडेंट, ग्रीन कार्ड, ये किसी न किसी कंट्री का रखा होता है, क्योंकि ये सिर्फ बनाने आते हैं पाकिस्तान। फिर हुकूमत तो ये खत्म। जैसा आज नवाज शरीफ ये सब कहाँ है? लंदन में है ना। ये सब माल बनाने आते हैं हुकूमत में, और फिर हुकूमत खत्म, और अगर हुकूमत अगली हुकूमत में ये नहीं है तो चले जाते हैं। तो खैर, मैं आता हूं वापस आसिम बाजवा की तरफ। तो आसिम बाजवा ने एक तो डिक्लेयर किया है ना, वही देख के आदमी का होश उड़ जाए कि डिक्लेयर रकम भी 300-400 करोड़ रुपए में बन जाती है। लेकिन वो जो डिक्लेरेशन है उसका बच्चा इस वक्त मजाक उड़ा रहा है। गाड़ी उन्होंने कहा है कि 30 लाख की है मेरी, वही गाड़ी आपको गूगल पे आप सर्च करेंगे तो 3 करोड़ की है, 10 गुना। ये मुल्क का बनाना रिपब्लिक का कानून देखेंगे, कोई अदालत को वो डिक्लेयर करके रख दिया, ये कुरान में आ गया है जैसे, इसको आप चेंज नहीं कर सकते। कोई पूछे भाई साहब से कि भाई साहब ये 3 करोड़ की गाड़ी को आप 30 लाख का दिखा रहे हैं, मामू समझ रहे हैं। जमीनें देखें इनकी, जमीनें, और जो जमीनों का कराची में एक सबसे
जो लो क्वालिटी के इलाके होते हैं ना, जहां सस्ते घर होते हैं, उस सस्ते इलाके में एक अपार्टमेंट 2 बेडरूम का आप लेने जाओगे ना, तो उतने में नहीं मिलेगा जितना कराची की जो मोस्ट पॉश रेसिडेंशियल कॉलोनी है, डीएचए, डिफेंस हाउसिंग अथॉरिटी, उसमें इसका बंगला है। जितनी ये कीमत बता रहे हैं इतना वो साल का उसका किराया नहीं है। और ये बनाना रिपब्लिक में ये चल रहा है, यानी 200-300-400 करोड़ रुपया डिक्लेयर। आप क्या समझते हैं कि ऐसा चोर आदमी जो अपने पूरे दौर में बलूचिस्तान, कराची में ऑपरेशंस वगैरह में शामिल रहा है, पाकिस्तानी सिविलियंस के कत्लेआम में, जेनोसाइड में, आज भी वो लूट मार कर रहा है और गलत असासे बता रहा है, तो उसने सब डिक्लेयर कर दिया होगा। क्या इसका बाहर कहीं कुछ भी नहीं है? ये हो नहीं सकता कि पाकिस्तान के किसी जनरल, कर्नल, कैप्टन, मेजर, लेफ्टिनेंट, इनके बाहर असासे ना हो। ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, यूरोप, अमेरिका में इनके भरे पड़े हैं। ऑस्ट्रेलिया में कुछ इलाकों में पूरे फौजी बंगले हैं पाकिस्तानियों के। इन्वेस्टमेंट आ रही है, वेस्ट तो कहता आने दो, करप्शन का है तो क्या हुआ? जजीरे खरीदे जा रहे हैं ऑस्ट्रेलिया में, कियानी साहब ऑस्ट्रेलिया में रहते हैं। यह है इनका धंधा पंदा, ये लूटमार करते हैं। अब ये लूटमार के धंधे कहां से शुरू हुए? देखें, कल एक आर्टिकल आया है द स्पेक्टेटर में, एलिसन विल्सन कहती हैं कि पाकिस्तान इज ड्रिवन बाय मिलिट्री मिलियनेयर्स हु कंट्रोल द पाकिस्तान। मैं एक तो एक आसिम बाजवा के डिक्लेरेशन पे, जो असेस डिक्लेरेशन के जो फैक्ट फिगर्स हैं, उस पे पूरा पाकिस्तान मजाक उड़ा रहा है। मैं कह रहा हूं मजाक क्यों उड़ा रहे हो? पकड़ो साले को, जाए ना कोई कोर्ट, कुछ करें, नहीं कर सकते। ये पाकिस्तान है। आज सुबह मोतीउल्लाह साहब, जो बहुत ही अच्छा जर्नलिस्ट है, एक सेन वॉइस इन पाकिस्तान, इस्लामाबाद, कैपिटल ऑफ पाकिस्तान, मोस्ट सिक्योर प्लेस कहते हैं ना, इस्लामाबाद में उनकी गाड़ी मिली है, उनकी बीवी का स्कूल है जहां पे वो काम करती हैं, तो स्कूल के पीछे गाड़ी मिली है, उसके सामने एक बंगला है ना, उसकी सीसीटीवी रिकॉर्डिंग से पता भी चल गया है कि वो गए कहां। उनको आईएसआई वाले उठा के ले गए। क्यों? कि वो कह रहे हैं आसिम बाजवा ट्रेल दो। अब ट्रेल क्या है कि नवाज शरीफ के ऊपर जब इमरान खान और ये सब लगे हुए थे, आपको याद होगा कमर बाजवा का एक्सटेंशन का, उसका राहिल शरीफ के एक्सटेंशन के मसले के ऊपर नवाज शरीफ का और आर्मी का जो मसला हुआ था, तो आर्मी ने इमरान खान और ने मिलकर नवाज शरीफ के बारे में करप्शन के और ये और वो, लंदन में तुम्हारे ये फ्लैट कहां से आए, तो मनी ट्रेल दो कि पैसे कहां से आए। तो आज मोतीउल्लाह साहब मनी ट्रेल मांग रहे हैं, कुछ सैन वॉइसेस मनी ट्रेल मांग रहे हैं, तो ये हुआ, मोतीउल्लाह साहब गायब। तो पाकिस्तान में तो ऐसा कोई बोल नहीं सकता। इंटरनेशनल कम्युनिटी को आगे आना होगा पाकिस्तान को इस जल्लाद, इस मॉन्स्टर से बचाने के लिए। जो जमा किसको करते हैं? मोतीउल्लाह साहब को तो कबूल नहीं करते, लेकिन सिंथिया कोर्ट में होम मिनिस्ट्री ने यह बयान दिया है कि सिंथिया इज वर्किंग विद आईएसआई। मुझे कोई यह जवाब दे कि आईएसआई का सिंथिया से ताल्लुक क्या है? सिंथिया इज ए ब्लॉगर, ए फिल्म मेकर, जो साल 2-2 साल के वीजे पर पाकिस्तान में बैठी है और कह रहे हैं कि आईएसआई के साथ मैं क्या फिल्म जाकर फिल्म बना रही हैं। अबे क्या आईएसआई वाले क्या यश चोपड़ा फिल्म इंडस्ट्री के मुकाबले पे आ रहे हैं क्या? वो फिल्में बनाएंगे, गाने बनाएंगे, इसके लिए बजट देते हैं तुम लोगों को? क्या हमारा दिया हुआ पैसा तुम सिंथिया जैसियों को दे रहे हो? ये रह गया बस पाकिस्तान फौजियों के लिए। कब तक दुनिया देखेगी ये मुंह? मैं आपको बताता हूं कि ये सारा मिलिट्री इनकॉर्पोरेट का असल है तो शुरू से करप्ट ही है, शुरू से ही करप्ट है। कितने करप्ट हैं, क्या है, ये मैं आपको, एक आइडियोलॉग हैं जो अब तो मर गए, डॉक्टर इसरार अहमद, जो जियाउल हक के जमाने में इनको बड़ा प्रमोशन दिया। आपको पता ही है कि जियाउल हक के 1979 में अफगान वार से जियाउल हक ने जो पाकिस्तान की डेमोग्राफी चेंज की है, पाकिस्तान में जो मदरसे और एजुकेशन और जो एक्सट्रीमिज्म को जो प्रमोट किया है, वो मैं आगे चल के आपको बताता हूं। फिर मैं आपको उस आइडियोलॉग से वो कराऊं, परिचय कराऊं आपका।
ये डॉक्टर इसरार अहमद है, ज़ियाउल के जमाने में मदरसों में इनके बारे में पढ़ाया जाता था। और आज की पाकिस्तान की आर्मी की जो आइडियोलॉजी है, एक्सप्रेशनिस्ट, इंपीरियलिस्टिक, अपनी सिविलियंस को मारना, दूसरे मुल्कों में टेररिज्म भेजना, ये इस आइडियोलॉग के लेक्चर्स और वो सरमन्स हैं जिसको सुनकर पाकिस्तानी कौम तैयार की गई और जिहादियों की एक फौज तैयार की गई। आप पहले देखें कि इनका ये डॉक्टर इसरार अहमद का पंजाब फौज के बारे में क्या राय है और खिलाफत के बारे में, और ये क्या चीजें बताना चाह रहे हैं। पंजाब की फौज थी जिसने के 1857 में दिल्ली जो अंग्रेज के हाथ से निकल गया था दोबारा लेकर दिए, पता करके दिए। पंजाबी थे, वो मुसलमान थे, सिख भी थे, मुसलमान भी थे। उसकी खास वजह थी, मुझे याद है मियां तुफैल साहब अभी जिंदा है, उन्होंने एक दफा बयान दे दिया था बहुत सख्त कि सिंधी तो फौजी है नहीं, फौज में आते नहीं है, सिंधी तो नॉन मार्शल रेस है। ये जो अंग्रेज का प्रोपेगेंडा था वो उनकी जबान से निकला। उसका जवाब दिया था फिर जीएम शाह, गुलाम मुस्तफा शाह, जो सेक्रेटरी एजुकेशन भी थे, लाहौर में कॉलेज के अंदर प्रिंसिपल भी रहे। उन्होंने जवाब दिया था, यस वी वर नेवर मर्सनरीज। हां, हम कभी किराए के टट्टू और किराए के फौजी नहीं थे जैसे तुम थे पंजाबियों। तुमने तो जाकर काबे पे गोलियां चलाई हैं अंग्रेजों की सिपाही बनकर। तुमने तो जाकर यरूशलेम का कब्जा लेकर दिया जनरल एलएनबी को, अंग्रेज को। तो ये सिंध है जिसमें मैं बात कर रहा हूं। ये सिंध है जहां खाकसार तहरीक भी बड़ी जबरदस्त, तालपुर बिरादरान उस खाकसार तहरीक के बहुत नुमाया कारकुन थे। ये सिंध है जहां पंजाब से आने वाला एक नौ मुस्लिम था, पंजाबी, सिख से मुसलमान हुआ था, मौलवी उबैदुल्ला, लेकिन उसके नाम के साथ सिंधी लग गया हमेशा के लिए। मुजाहिद इंसान, हजरत शेखुल हिंद का सिपाही उबैदुल्ला सिंधी रहमतुल्लाह अलैह, वो सिंध है ये। और मैं आपको और बात याद दिला दूं, सिंध वाहिद सूबा है इस पाकिस्तान का जिसमें कि पार्टीशन से पहले भी मुस्लिम लीग की हुकूमत थी, पंजाब में यूनियन पार्टी की हुकूमत थी। हिंदू मुस्लिम सिख मिलकर बनाई थी उन्होंने, मुसलमानों की पार्टी नहीं थी। मुस्लिम लीग को एक दिन भी वहां वजारत नसीब नहीं हुई। सरहद में डॉक्टर खान साहब की वजारत थी, बाचा खान का बड़ा भाई। वो तो रेफरेंडम हुआ है और गयूर पठानों ने पाकिस्तान के हक में वोट दिया है, और उसके लिए मौलाना शब्बीर अहमद उस्मानी रहमतुल्लाह अलैह ने बड़ा पार्ट प्ले किया। वहां के पीर जो है, पीर साहब मांगी शरीफ, पीर साहब जकोड़ी शरीफ, इन्होंने बड़ा रोल प्ले किया है कि पाकिस्तान में इस्लाम नाफिज होगा, इस्लाम कायम होगा, लिहाजा वोट दो मुस्लिम लीग को। वरना जाहिर बात है कि यहां तो सिवाय सिंध के कहीं भी मुस्लिम लीग की हुकूमत नहीं थी। और जीएम सैयद साहब अगर थे वो बाद में जो कुछ इस मुल्क में हुआ है उससे बददिल हो गए, एक रिएक्शन हुआ उन पर। आखिर होता है, क्यों गर्दिशे बादाम से घबरा ना जाए दिल, इंसान हूं प्याला और सागिर नहीं हूं मैं। उन पर एक रद्द अमल हुआ। वरना वही थे जिन्होंने 1943 में कहा था, ए माइनॉरिटी प्रोविंसेस के मुसलमानों, हमें यहां सिख हिंदुओं ने दबाया हुआ है, हमारी जमीनें जो है उनके पास गिरवी रखी हुई है, सारा कारोबार उनके पास है, खुदा के लिए हमें यह फन नहीं आता, आओ तुम यहां। अभी पार्टीशन का कोई सवाल नहीं है, मैं 43 की बात कर रहा हूं। आओ सिंध के अंदर, ताकि यहां पर तुम तिजारत करो और ताकि हिंदुओं के मुकाबले में आ सके। ये जीएम सैयद की अपील थी। आज उसी सिंध में मैं कह रहा हूं, इस्लाम कायम करने की जिद्दोजहद। और सबसे बड़ी बात, यही सिंध तो था ना, सबसे पहले इस्लाम कब आया था, कहां आया था? 712 और 713 ईस्वी, 92 या 93 हिजरी। मोहम्मद बिन कासिम कहां से आए थे? बाबुल इस्लाम कौन सी जगह है? सिंध। तो इसका सरेनौ बाबुल इस्लाम बनना चाहिए। तहरीक खिलाफत यहां से उठनी चाहिए, यहां के लोग खड़े हो। हमने अंग्रेज से भी मुकाबला किया और आखिरी वक्त तक किया। हमने अल्लामा मशरकी का भी साथ दिया।
हमने वो रेशमी रुमाल की तहरीक भी, उसके अंदर भी बड़ा हिस्सा सिंधियों का था, जो हजरत शेखुल हिंद मौलाना महमूद हसन जो असीर माल्टा रहे बाद में, उसमें सिंध का रोल बहुत बड़ा था। आज फिर इस मुल्क के अंदर निजाम खिलाफत के कयाम के लिए मैं समझता हूं कि सिंध को सबसे आगे होना चाहिए, सबसे बढ़कर काम करना चाहिए। उसके लिए अब मैं आपसे अर्ज करूं, खिलाफत कायम करना यह हमारा फर्ज। लेकिन आज खिलाफत कायम होगी तो कैसे होगी, पहले तो यह मसला होगा। और कैसी होगी? क्या बैन ही वही खिलाफत होगी जो 1400 बरस पहले थी? जबकि 1400 सालों में बहुत सा पानी वक्त के दरिया के पुल के नीचे से गुजर चुका है, हालात बहुत बदल गए हैं, जमाने ने बहुत तरक्की कर ली है। क्या 1400 साल कबल का निजाम दोबारा आ सकता है? हां, आ सकता है। उसूल वहां से लेंगे, तफसीली ढांचा इस दौर के मुताबिक बनाएंगे। उसूल वहां से होंगे, फंडामेंटल्स वहां से होंगे। इसलिए हम फंडामेंटलिस्ट हैं। अमेरिका कान खोलकर सुन ले, हमारा दावा है कि हम फंडामेंटलिस्ट हैं। हम इस्लाम के उसूलों को छोड़कर कहां जाए हैं? तफासील में, फरोआत में हमारे इख्तिलाफ हो सकते हैं, लेकिन फंडामेंटल्स ऑफ इस्लाम, उसमें हमारा इत्तेफाक। पंजाब फौज की तारीफ तो आपने सुनी ली। सिंध में आज जो रेडिकलाइजेशन हो रही है और मियां मिट्ठू की सरपरस्ती में एक फोर्स्ड कन्वर्जन का जो तूफान मचा हुआ है सिंध में, देखो बड़ा दुख होता है। ये मैं बार बार बता चुका हूं। आजकल जो एक लड़की का किस्सा बताया जा रहा है कि पिछले साल हुमा नाम की लड़की कराची से अगवा हुई थी, कराची जैसे शहर से, माइनॉरिटी कम्युनिटी से थी, मुसलमान नहीं थी, 14 साल की या 15 साल की थी। बड़ा ले हुआ। मेरे जैसे कई लोगों ने इसको वो बताया दुनिया को कि ये जुल्म हुआ है, सब कुछ है, इनके माँ बाप रोते रहे, इनके खानदान वाले रोते रहे। लड़की की एक वीडियो आ गई थी 10-5 मिनट की कि भाई मैं अपनी मर्जी से मुसलमान हो रही हूं और मैं शादी कर रही हूं और ये और वो, बस खत्म। कल जैसे 2 दिन से इस लड़की के बारे में खबर आ रही है कि ये प्रेग्नेंट है, एक टीनेजर किडनैप्ड गर्ल। मैं रात को सोने के लिए गया तो मेरी आंखों के सामने उस लड़की का चेहरा बार बार आ रहा था। मैं सोच रहा था कि एक 14-15 साल की, 16 साल की लड़की, वो क्या इस वक्त उसकी क्या जिंदगी होगी? वो एक कमरे में कैद होगी, प्रेग्नेंट, रोज उस आदमी से मार खाती होगी, उसका रोज रेप होता होगा, वो इसके लिए रोटी बनाती होगी, इसके कपड़े धोती होगी। यह है एक माइनॉरिटी लड़की की जिंदगी। ये सारी जिंदगी के लिए एक ऐसा गुलाम मिल गया कि जिसके लिए कोई आवाज भी नहीं उठाएगा कि आज मैं अपनी बीवी पे जुल्म करूंगा तो उसके रिश्तेदार, क्योंकि ये फैमिलीज होती हैं ना, उस लड़की के बारे में तो कोई कुछ कर भी नहीं सकता। यह है फोर्स्ड कन्वर्जन। और ये मियां मिट्ठू की सरबराही में सिंध को रेडिकलाइज किया जा रहा है। खाली आप इसकी आर्मी देखें, इनके हथियार देखें आप, ये सिंधी बच्चे हैं। ये आपने अभी डॉक्टर इसरार अहमद, ये सिंध को शुरू से यूज किया गया है। डॉक्टर इसरार ने बताया ना कि हिंदुस्तान के माइनॉरिटी प्रोविंसेस के मुसलमान, ये राना अयूब, ये अवैसी, ये शीला, ये सब्बा, ये जितने हैं ना ये मुसलमान, जावेद अख्तर, ये इन लोगों ने पाकिस्तान बनाया है। पाकिस्तान में इनके पास सिर्फ ये बेवकूफ बनाने के लिए एक सिंध था। तो ये हिंद की बड़ी बदकिस्मती रही है कि हमेशा सिंध के जरिए चीजें यहां पे आई हैं, क्योंकि सिंध आफ्टर ऑल जो मगरिब से, हिंदुस्तान के वेस्ट से जो इन्वेडर्स आते रहे, उनके रास्ते का पहला पड़ाव होता था। और वो आप देख रहे हैं फिर बाय सी भी इस तरफ से ही यलगार हुई है ना। कभी हिंदुस्तान को मशरिक से, ईस्ट से तो कोई इन्वेडर्स नहीं आए ना, नॉर्थ से आए या नॉर्थ वेस्ट से आए और वेस्ट से आए, और या बाय सी आए तो भी कराची और दीबल जो पुरानी पोर्ट्स थी हिंदुस्तान की, वहीं से आते थे, मोहम्मद बिन कासिम वगैरह। तो सिंध तो इनका, ये जो एक्सट्रीमिस्ट फोर्सेस है उनका टारगेट है। फिर सबसे बड़ी बात ये है कि जो 70s में जब ये डॉक्टर इसरार का वो आ रहे थे स्टेटमेंट्स और ये खुतबे, क्योंकि डॉक्टर इसरार को मारे हुए तो 25-30 साल हो गए, 30 बल्कि हाँ ज्यादा हो गए, 40 साल हो गए शायद। तो ये सब
70s और 80s, अर्ली 80s के इनके जो स्टेटमेंट है, इसमें आप देखें कि इनका कंसंट्रेशन सिंध पे था, क्योंकि कराची बीइंग कैपिटल, फाइनेंशियल कैपिटल, कॉमर्शियल हब, ओनली कॉस्मोपॉलिटन, लाहौर को तो कराची के पैसे पर बनाया जा रहा है ना, वरना आज से 25 साल पहले, 30 साल पहले लाहौर कराची का कोई कंपैरिजन ही नहीं था। ये तो एक साजिश के तहत पंजाबियों ने पूरे पाकिस्तान को टेक ओवर कर लिया है। भाई मैंने अपनी जिंदगी में पहला टेस्ट मैच क्रिकेट का जो देखा है वो 1977-78 में इंडिया की टीम आई थी पाकिस्तान, 17 साल बाद। 1960 के बाद पाकिस्तान इंडिया के मैचेस बंद हो गए थे, तो 77-78 में बिशन सिंह बेदी की कयादत में पाकिस्तान आई थी टीम। हम भी नए नए सऊदी अरब से पाकिस्तान में हुए थे, तो मैंने पहला मैच अपना पाकिस्तान का कोई क्रिकेट का मैच देखा था, वो था पाकिस्तान और इंडिया का। उस टीम में 11 में से 7 खिलाड़ी कराची के थे। मुश्ताक मोहम्मद कैप्टन होते थे, आसिफ इकबाल जावेद, मियादाद सिकंदर, बख्त इकबाल कासिम, मतलब आप नाम लें, क्वालिटी पे थे। पाकिस्तान की विनर टीम थी। मुश्ताक मोहम्मद पाकिस्तान का कामयाब तरीन कैप्टन है, आप रिकॉर्ड उठाकर देख लें इसकी जो हिसाब किताब है। टेक ओवर किया है लाहौर को जबरदस्ती। खैर वापस हम मकसद से हट जाते हैं। ये आइडियो लोग सिंध पे जोर है, सिंध को रेडिकलाइज किया जा रहा है। लेकिन बार बार मैं कहता हूं कि हमारे पास, हम अमेरिका की तरफ नहीं देख रहे, हम वेस्ट की तरफ नहीं देख रहे, हम पाकिस्तान की ओप्रेस्ड नेशंस, सिंधी, मुहाजिर, बलोच, पख्तून, हम वेस्ट की तरफ मदद के लिए नहीं देख रहे, हम हिंदुस्तान की तरफ देख रहे हैं। और खास तौर पे ये जो कौमें हैं, मैं तो मुहाजिर हूं, मैं तो उन गुनाहगार हिंदुस्तानियों की औलाद में से हूं जिन्होंने हिंदुस्तान तकसीम किया। लेकिन ये सिंधी, पंजाब, पख्तून, बलोच, ये लोग शामिल नहीं थे पाकिस्तान बनाने के गुनाह में। डॉक्टर खान की हुकूमत थी, बाचा खान के भाई साहब की हुकूमत थी, NWFP में जो आज KPK है, तो वहां पे तो कांग्रेस की हुकूमत थी, लेकिन रेफरेंडम कराया गया। ये भी अंग्रेज की एक साजिश देखें कि रेफरेंडम बंगाल में क्यों नहीं कराया तकसीम कराते वक्त, रेफरेंडम पंजाब में क्यों नहीं कराया जिनको काटा गया पंजाब को, रेफरेंडम सिंध में क्यों नहीं कराया गया जहां पे एक वोट से सिंध असेंबली ने वोट दे दिया। रेफरेंडम वहां करा रहे हो जहां मुस्लिम लीग का कुछ है ही नहीं। वो बाचा खान बेचारे रोते रह गए कि ये कांग्रेस हमें कहां, किसके हाथों बेच के जा रही है, ये जालिम फौज के आगे हमें बेच के जा रहे हैं। और फिर आप देख लें सिंध के GM सैयद, KPK के बाचा खान, फिर उनके बेटे वली खान, और बलोचिस्तान के नवाब खैर बख्श मरी, नवाब अकबर बुगटी, सरदार अताउल्ला मेंगल, जिंदगी इनकी बेचारों की जेलों में कट गई। जेलों में बेचारे कितने इंतकाल कर गए, GM सैयद, बाचा खान, नवाब खैर बख्श मरी, बुगटी साहब को तो बाकायदा कत्ल किया गया। तो इन लोगों का कोई गुनाह नहीं था, तो हम हिंदुस्तान की तरफ देखते हैं कि इन कौमों को बचाएं, ये मर रहे हैं। इनका इकोनॉमिक जेनोसाइड हो रहा है, इनका फिजिकल जेनोसाइड हो रहा है, इनका कल्चरल जेनोसाइड भी हो रहा है। इनको टर्किश और अरब उसकी तरफ लेके जाया जा रहा है। ये टर्किश को एग्जाम्पल बना रहे हैं। टर्किश एक एक्सट्रीमिस्ट रिफॉर्म स्टेट है जो वेस्टर्न लिबास पहन के, वेस्टर्न ड्रामे करके खिलाफत को फैलाने के चक्कर में है। और ये जो बैकग्राउंड में जो ईरान, पाकिस्तान, तुर्की विद चाइना एक जो अलायंस की कोशिश की जा रही है बनाने की, ये सब क्या है? ये वही तुर्की की खिलाफत, तो पाकिस्तान का जो खन्नास है इनके दिमागों में, ये वही चीज है। मैं यहां पे आपको बताना चाह रहा था कई बार कि ये शुरुआत बिजनेस की कहां से हुई। शुरू से ही थे करप्ट, लेकिन असल इनका मेन धंधे में ये कब आए? टेररिज्म और ये सब चीजें, डॉलर्स। और पहले आप देख लें कि मुशर्रफ साहब क्या फरमाते हैं। Look at what has happened in Pakistan, in this area, Pakistan and Afghanistan, and I would like to trace this very short. In 1979, Soviets invaded Afghanistan. The West
and the United States and Pakistan joined. We were coalition partners to fight communism. We launched a jihad in Afghanistan together. 4 kinds of category of people fought that jihad. Number 1, Afghans themselves. Number 2, Mujahideen from all over the world, from the Islamic world. 20 to 30,000 Mujahideen were brought into Afghanistan from all over the Islamic world to fight a jihad against communists, including Osama bin Laden was brought. Then the third, Taliban from our madrasas were trained, equipped, armed, and sent in. The 4th category was mercenaries. I am from the special service group. I know some colleagues of mine who went inside with 50, 100 odd people as mercenaries and were fighting the Soviets. Now, for 10 years this went on. Look at the impact on our society. After 10 years, Soviet Union gets defeated and everyone leaves this place, leaves Pakistan high and dry. And there is warlordism in Afghanistan. They start killing each other. 12, 15 warlords start fighting, ravage and destroy their country. And what happens then? 4 million refugees come into Pakistan, number 1. 20,000 of those mercenaries, those mujahideen who were trained, equipped by us and sent in. Where are they? Where do they go? They are right here, holed up here. And they find Pakistan more comfortable. Obviously that country is ravaged. So they come into our cities and towns, number 2. Number 3, the Taliban factor emerges, 1995. Number 4 is that these very mercenaries start coalescing into Al-Qaeda. We didn't know what is Al-Qaeda. Did you hear Al-Qaeda before 2000? Never heard. These revolutionaries, these mujahideen became Al-Qaeda. Then the Central Asian republics emerged after 89. There is a movement in Uzbekistan, so Uzbeks came here. Then Chechnya wants independence, the Chechens came here. So all this confusion, all of it brought by Pakistan. This continued till 2001 for 12 years. And then 9/11 happens and all this bombardment and its impact, 2005. So 26 years of warfare, 4 million refugees here, Mujahideen here. This is what has suffered, this is what Pakistan has faced. So militancy, Kalashnikovs, fighting, war, battles in the west, in the east, we are in the center. The world has to understand this. अब देखें 1979 जिहाद से काम शुरू हुआ. मैं भी यही कहता रहा हूं हमेशा. अपॉर्चुनिस्ट पाकिस्तान आर्मी ने पूरा फायदा उठाया. इन्होंने वेस्ट को खूब बेवकूफ बना के डॉलर बटोरे. देखें 77 में जब जियाउल हक ने भुट्टो की हुकूमत खत्म की ना, तो जिमी कार्टर अमेरिकी प्रेसिडेंट ने पाकिस्तान पे एम्बार्गो लगाया था. लेकिन 79 की वॉर जो सोवियत के साथ शुरू करनी पड़ी अमेरिका को, क्योंकि ये तो वेस्ट के मफाद की जंग थी. जो वो जंग शुरू हुई तो उसमें पाकिस्तान चूंकि मिलिट्री मार्शल लॉ था और ये सो कॉल्ड डेमोक्रेसी के रखवाले, अब उनका नजरियात बदल गया. उन्होंने फौरन जियाउल हक को मदद की ऑफर की. जियाउल हक ने जिम्मी कार्टर को वो रिफ्यूज कर दिया. उसने कहा आई डोंट एक्सेप्ट पीनट्स. और जिम्मी कार्टर के पीनट्स के फॉर्म होते थे अमेरिका में, तो उस पर बड़ा मशहूर ये डायलॉग रहा है जियाउल हक का. फिर अमेरिका ने फुल मदद पूरी और बिलियंस ऑफ डॉलर लगा दिए इसमें. पाकिस्तान ने इसके नाजायज फायदे उठाए. मुशर्रफ कहता है कि 10 साल जंग चली और फिर ये चले गए अमेरिका वाले. ऐसा नहीं है. अमेरिका तो आज तक नहीं जा सका बेचारा. अमेरिका को तो इन लोगों ने रोक के घेर के रखा हुआ है. असल कहानी ये हुई कि जो मुजाहिदीन थे, अहमद शाह मसूद, अब्दुल रशीद दोस्तम, रब्बानी, हिकमत यार गुलबदीन और ये सब जो वॉरलॉर्ड्स थे, यही थे ना मुजाहिदीन, जो अफगानिस्तान से भागे नहीं थे. तालिबान तो पाकिस्तान जो रेफ्यूजीज भाग के आ गए थे उनके बच्चे हैं. मदरसों में इनको पिक किया गया. ये जो असल जो वॉरियर्स थे जिनको वेस्ट भी सपोर्ट कर रहा था,
उन्होंने जंग जीती, सोवियत वापस रिटर्न हो गया। 80s, अर्ली 80s में अफगान वॉर खत्म हो रही थी। 84-85 में तो जिनीवा में तमाम अफगान वॉरलॉर्ड्स का इजलास हुआ और वहां बाकायदा पीस एग्रीमेंट हुआ था। पाकिस्तान अमेरिका वाज विटनेस टू दैट एग्रीमेंट इन जिनीवा। अब अमेरिका और सब वापस जाने लगे तो पाकिस्तान ने कहा हमारे तो धंधे बंद। अब मुशर्रफ साहब फरमाते हैं ना कि 20-30 हजार तो खाली दुनिया से टेररिस्ट यहां पर मंगवाए गए थे, जिनको मुजाहिद का नाम दिया था उस वक्त की अमेरिका ने, बाद में अमेरिका ने उसको टेररिस्ट ही कह रहा है। और मुशर्रफ साहब फरमाते हैं कि भाई उनका जब जंग खत्म हुई तो उनको अब हम कहां जा भेजें, क्योंकि उनको तो पाकिस्तान पसंद आ गया था। ये मुशर्रफ साहब फरमा रहे हैं। तो जाहिर टेररिस्ट को पाकिस्तान में वो हब मिलता है ना, हेवंस है टेररिस्ट का। ये दुनिया के सारे टेररिस्टों को पाकिस्तान पसंद आएगा। आज दुनिया में जहां भी टेररिज्म की कोई वारदात देखे, टेररिस्ट की दुम उठा ठप्पा मेड इन पाकिस्तान, GHQ। दुनिया के सारे टेररिस्टों के लिए फेवरेट डेस्टिनेशन इज पाकिस्तान। ये 30-40 हजार कह रहा अपने मुंह से कहा है, तो उज़्बेक, ताजिक, चेचन, अरब्स सारे, मैं नहीं कह रहा, रिकॉर्ड पे चीजें मौजूद हैं कि वहां पे लोगों ने अपनी बेटियां उन मुजाहिदीन, इन टेररिस्टों से ब्याही थी, रिश्तेदारियां कायम कर ली थी। वो वापस कैसे जाते? और इनको काम एक ही आता था, इस्लाम के नाम पे जिहाद करना, और कोई काम इनको नहीं आता था। ये पाकिस्तान में जैसे दुनिया कहती है कि हम स्किल्ड लेबर को बुलवा रहे हैं, कनाडा का भी कहता है हम स्किल्ड लेबर को बुला रहे हैं, इमिग्रेशन दे रहे हैं, ये पाकिस्तान में स्किल्ड टेररिस्ट को बुलाया जाता है। वो 30-40 हजार पाकिस्तान आर्मी को खपाने थे कहीं। मजीद इन्होंने एक फोर्स तैयार की, खुद मुशर्रफ साहब फरमाते हैं कि हमने ट्रेन किया, हमने हथियार दिए, हमने इक्विप किया। तालिबान ये कौन थे? ये वो भगोड़े अफगान थे जो भाग गए थे, सोवियत के खिलाफ मुकाबला नहीं किया था, पाकिस्तान आ गए थे 4-5 मिलियन। बताते हैं मुशर्रफ साहब, उनकी औलाद मदरसों से पिक की गई। ये आपने डॉक्टर इसरार अहमद का वो सुना ना, ये पूरा मदरसों का चैन बिछाया गया था। शहजादा मोहम्मद ने अपने इंटरव्यू में लास्ट ईयर ये बताया था अमेरिका में कि हमने अमेरिका की हिदायत में पाकिस्तान और दुनिया में वहां भी मदरसों में बिलियंस ऑफ डॉलर इन्वेस्ट किए हैं। इन मदरसों में हिंदुओं के से नफरत, क्रिश्चियन से नफरत, यहूदियों से नफरत, इस्लाम पूरी दुनिया में फैलाने के लिए बनाया गया है, वगैरह वगैरह। यू आर बोर्न टू रूल, ऑल अदर रिलीजन आइदर हैव टू डिसअपियर एंड बिकम मुस्लिम, और जजिया तो हमारे गुलाम बनकर रहो, वी आर बोर्न टू रूल। ये मदरसों में पढ़ा के तालिबान बनाए गए। ये तालिबान एक दिन अचानक एक फोर्स आती है, 95 में ये फरमाते हैं, ये 93 में आई है। 95 में तो पहली मैंने तालिबान के खिलाफ स्पीच की है यूनाइटेड नेशंस में, जिसमें मैंने दुनिया को बताया था कि ये देखें तालिबान एक नई फोर्स तैयार की गई है जो इस इलाके का सत्यानाश करने आई है। 95 में, आज 25 साल बाद दुनिया को पता है कि तालिबान क्या है। ये पाकिस्तान की क्रिएशंस हैं। अमेरिका को जाने देते तो वो डॉलर कहां से आते? न्यूज़वीक का मैगजीन का टाइटल था, आप गूगल पे ढूंढ सकते हैं, आई एम श्योर इट विल बी अवेलेबल, वर्ल्ड्स रिचेस्ट जर्नल्स। वर्ल्ड्स रिचेस्ट जनरल्स, 2 नाम दिए थे, दोनों पाकिस्तानी थे। तब की बात बता रहा हूं। आज तो ये इनका कोई मामूली छोटे से छोटे लेवल का ऑफिसर बिलियनर है। आप कराची में जाकर देखें, पाकिस्तान में देखें, सारी जमीनें इनकी हैं। तो ये तो आसिम बाजवा का आपने देखा, आप सोचे राहिल शरीफ को तो 126 करोड़ रुपए की प्राइम लोकेशन की जमीन दी गई है खाली एक, बाकी बेनिफिट्स और चीजें अलग। सऊदी अरब से पता नहीं 40-50 करोड़ रुपए की तनख्वाह भी ले रहा है, पाकिस्तान से करोड़ों की आफ्टर रिटायरमेंट पेंशन और बेनिफिट्स ले रहा है। कमर बाजवा और आसिम बाजवा आप देखें तो ये साहब है ईशा बाजवा, कल भाग गए, अपना लिंक्डइन का भी प्रोफाइल इनका बंद, ट्विटर भी बंद, सब बंद। ये देखें ये इन्वेस्टर हैं। सारे पाकिस्तानियों की खून पसीने की कमाई को लूट के साले इन्वेस्टर बने हुए अमेरिका में, ओहायो में। एक और बाजवा साहब को देखें आप,
फाइनेंस कंपनियां, पूरी दुनिया की स्टेट लैंड खरीदने वाले लोग, ये बाजवे, और दुनिया खामोश बैठी। और ये पाकिस्तानी कौम को तो मुझे समझ नहीं आ रही कि ये पाकिस्तानी कौम इतनी मुर्दा कब से हो गई है कि कोई आवाज नहीं उठा रहा। मजाक उड़ा रहा है आसिम बाजवा का, ये गाड़ी हमें बेचते हैं, आसिम साहब 10 डबल कीमत दे देंगे। अरे मुजाहरा करो, जाओ। मुतीउल्लाह एक आवाज में इसलिए उठा लिया गया ना, घेराव करें, पूछे उनसे। मैं थोड़ी कह रहा हूं आप उनको मारे कूटे, अदालतों में जाकर पूछें, अदालतों का घेराव करें, बोले क्या है ये, मुल्क को लूट के मार के खा गए हैं ये। और हरकतें इनकी देखें। देखिए मैं ये वीडियो आपको दिखा रहा हूं ना, इसकी आवाज में नहीं सुना सकता, इसलिए कि ये जो सरदार साहब है ना, ये गालियां दे रहे हैं मोदी जी को, गालियां। और आप देखें कि ये हजारों पाकिस्तानियों के बीच में 2 सिख वेस्टर्न इंटरेस्ट वाले खरीद के ये लाए हैं, 2 सिख। इनके पास तीसरा सिख नहीं था जो कि खालिस्तान का झंडा ही कम से कम उठा सकता। ये इनकी हरकतें हैं। सिविलियन लोगों के बच्चों को मदरसों में ट्रेन किया जाता है, हाफिज सईद और मसूद अजहर और इन लोगों के अंडर में, और फिर इनको लड़ने के लिए भेजा जाता है, टेररिज्म के लिए भेजा जाता है कश्मीर, पंजाब, आसाम, इधर उधर, जो फिर मारे जाते हैं भारतीय फौज से मुकाबला करते हुए, या फिर टेररिज्म करते हुए अपने आप को उड़ा देते हैं, या फिर अजमल कसब जैसा असर होता है। आपने देखा ये तो रोज की कहानी है आजकल इंडिया में, रोज ये इन्फिल्ट्रेशन हो रही है मरने के लिए। सिविलियंस के बच्चे लूट मार हो रही है, इनके अपने बच्चे पूरी दुनिया में धंधे करें, 5 स्टार लाइफ गुजारें। तो ये सारी पाकिस्तान फौज की कहानी है। दुनिया को इस अफरीत से, इस मॉन्स्टर से जान छुड़ानी होगी। ये दुनिया का सबसे बड़े खतरे अगर दुनिया में कोई है तो चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी, पाकिस्तान फौज। इफ यू गेट रिड ऑफ दीज 2, Chinese Communist Party and Pakistan Army, the world will be a peaceful place. और मैं यहां पे यही कहूंगा कि बदकिस्मती हमारी कि हम अंग्रेजों की और जिना और कुछ इंडियन नेताओं की साजिशों का शिकार हुए, हिंदुस्तान के मुसलमान, और हमने इस देश की तकसीम कर दी। आज जो हिंदुस्तान है उसको पूरी दुनिया सलाम करती है, उसकी जमहूरियत के लिए, उसकी डेमोक्रेसी के लिए, डीप रूटेड डेमोक्रेसी। लगे बंदे टाइम पे, जब इलेक्शन का टाइम है इलेक्शन चुपचाप हो जाते हैं। आज तक हिंदुस्तान के किसी प्रोविंशियल या फेडरल लेवल के इलेक्शन पे किसी ने उंगली नहीं उठाई कि रिग्ड थे या ये था या वो था। इतना दुनिया नेगेटिव प्रोपेगेंडा करती है इंडिया के बारे में, लेकिन इंडिया की डेमोक्रेसी के ऊपर किसी ने उंगली नहीं उठाई। दूसरी चीज, इंडिया की बहादुर फौज का प्रोफेशनलिज्म, कि वो अपनी ड्यूटीज के अलावा कोई काम नहीं करते। यहां पे यूरोप में, अमेरिका में आपको पाकिस्तानी जनरल्स की कॉलोनी मिलेंगी, आपको पाकिस्तानी जनरल्स के बच्चे यहां की यूनिवर्सिटियों में मिलेंगे। इंडिया के जनरल्स का कहीं कहीं कोई निशान, नामो निशान नहीं। आपको सारे पाकिस्तान के ISI चीफ और आर्मी चीफ कहीं ना कहीं नौकरियां धंधे करते हुए नजर आएंगे। राइल शरीफ सऊदी अरब में कर रहे हैं, शुजा पाशा, जहीरुल इस्लाम, ये सब दुबई में कर रहे हैं। इंडिया का कभी नहीं दिखेंगे। तो बात यह है कि हम इस प्रोग्राम के एंड पे आप जो वीडियो देखेंगे, हम चाहते हैं कि हमारा भी वजीर दिफा इतना पावरफुल हो, रक्षा मंत्री जितने ये राजनाथ जी हैं, जितना इंडिया का कोई भी होता है डिफेंस मिनिस्टर, कितना पावरफुल होता है, ऐसा काश हमें मिल जाए। मतलब पाकिस्तान में जब तक सिस्टम ओवरहॉल नहीं होगा, आर्मी को वापस चूहेदान में चूहे को बंद नहीं करेंगे आप, तब तक ये चूहा तंग करेगा।
तो इसका इलाज यही है कि पाकिस्तान आर्मी से जान छुड़ाई जाए, और फिर अगर आर्मी अव्वल तो पाकिस्तान को जरूरत है नहीं, एक नया इलेक्शन हो, नई कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग असेंबली हो, एक नया कॉन्स्टिट्यूशन लाया जाए, आर्मी को खत्म करें। नहीं चाहिए हमें ये आर्मी, ये चोर डाकू लुटेरे हमारा ये कातिल नहीं चाहिए, हमें खत्म करें बिल्कुल सिरे से। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, खाली ये इनके वेस्टर्न इंटरेस्ट है जिसकी वजह से ये हम अफगानिस्तान इंडिया वगैरह में हमें इन्वॉल्व करते हैं। हमारी किसी से दुश्मनी नहीं है, हमें नहीं चाहिए ये आर्मी। गेट रिड ऑफ दिस आर्मी। और आप देखें कि ये राजनाथ जी को क्या मान दिया जाता है भारत की फौज की तरफ से। हमें भी 2.25 साल हो गए इमरान खान की हुकूमत आए हुए, ये परवेज खटक टीली खाली अपनी किकबैक की कमीशन लेने के लिए मिनिस्टर बना हुआ है, बाकी इसका कभी कोई किरदार नजर नहीं आएगा। कभी इसको आप किसी आर्मी जनरल के साथ नहीं जाएंगे देखेंगे, वरना रूल तो ये कहता है ना कि आर्मी का चीफ जिससे भी मीटिंग करे वहां पे डिफेंस मिनिस्टर हेड हो। हमारा डिफेंस मिनिस्टर नहीं नजर आया। तो अजीज दोस्तों, थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग एंड अपना फीडबैक जरूर दीजिएगा। आप लोगों की टोटल सपोर्ट हासिल है तो हम ये चीजें कर पा रहे हैं। आवाज उठाना बहुत जरूरी होता है, वही काम हम कर रहे हैं। पाकिस्तान से आपने देख लिया कि मतीउल्लाह, इसके पहले भी लोग उठते रहे, तो पाकिस्तान में रह के आवाज उठाना मुमकिन नहीं है। आवाज उठा रहे हैं, आप लोगों की मदद शामिल है तो हमारी आवाज आगे बढ़ रही है। यही इंसानियत की खिदमत है। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग। बाय। सत श्री अकाल फिर से जरा बोल दो। सत श्री अकाल साहब। सत श्री अकाल